बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दियात न्यूज़ के प्रोग्राम पब्लिक टॉक से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ जो सियासी वफ़ादारियों के एतबार से कोई शानदार रवायत नहीं रखती और पाकिस्तान में सियासत का उतार चढ़ाव देखकर सियासी वफ़ादारियाँ तब्दील करना एक मामूली बात समझी जाती है। लेकिन हमारे इसी सियासी माहौल में कुछ शख्सियात ऐसी भी होती हैं जो अपनी पार्टी के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ देने की दास्तान रकम करती हैं। हमारे साथ आज एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पार्टी और अपने पार्टी कायद के लिए बग़ैर किसी लालच और गर्ज़ के बेलौस होकर काम किया और अपनी पार्टी में एक बावकार मुकाम हासिल किया। जी, आज के नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं नासिर भट्ट साहब। नासिर भट्ट साहब मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इंतहाई काबिल एतमाद और किचन कैबिनेट के राजदान सियासतदानों में शामिल हैं, जिन्होंने बिलखुसूस मियाँ नवाज शरीफ की लंदन में क़याम के दौरान अपनी पार्टी और कायद के लिए बेशुमार काम किया और यही वजह है कि आज वो मुस्लिम लीग नून और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के काबिल एतमाद साथियों में शुमार किए जाते हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। भट्ट साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने मुलाकात का हमें टाइम दिया और हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे साथ इस नशिस्त में मौजूद हैं। आपने बड़ा टाइम गुजारा मियाँ नवाज शरीफ के साथ लंदन में, और ये वो वक्त था जब मियाँ साहब के साथ रब्ते का आप एक बड़ा ज़रिया हुआ करते थे। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि मियाँ साहब की जो तबीयत है वो इस वक्त कैसी है, और इस हवाले से मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स आती हैं, तो आप बताएं कि मियाँ साहब की तबीयत कैसी है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मियाँ नवाज शरीफ साहब अल्लाह के फजल से अब बिल्कुल सेहतयाब है। जब आ रहे थे उनसे पहले डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया और उनको इजाज़त दी कि अब वो पाकिस्तान सफ़र कर सकते हैं, और वो माशाल्लाह आ गए हैं। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। दिन ब दिन मियाँ साहब की तबीयत ठीक हुई और अब फिर डॉक्टरों ने उन्हें सर्टिफिकेट दिया। ये एक पैनल बैठ के उन्होंने देखा कि आप सफ़र कर सकते हैं कि नहीं। अब वो पाकिस्तान आ गए माशाल्लाह। अच्छा, भट्ट साहब, आपने बड़ा वक्त गुजारा मियाँ साहब के साथ लंदन में। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा नाम है, तो आपने लंदन में बड़ा मुश्किल वक्त था उनके लिए, एक तरह से मुल्क से बाहर थे, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी हुई, उनकी अहलिया की वफ़ात हुई। तो मियाँ साहब को आपने कभी बहुत ज़्यादा परेशान देखा, स्ट्रेस देखा, और अगर देखा तो उसकी परेशानी की वजह क्या थी? और मियाँ साहब की कोई ऐसी खूबी आप आज हमें बताएं जो लोगों को या उनके वोटर्स को उनके बारे में नहीं पता, कोई ऐसी बात मियाँ साहब के बारे में जो बड़ी गैर मामूली आपको लगी हो? आपने बड़ी अच्छी बात की। मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत सब्र वाले और हर मुश्किल और तकलीफ़ को बड़े, कहते हैं ना कि वो कहते हैं मेरे पे अल्लाह का फ़ज़ल है कि मैं बड़े सब्र से और हर चीज़ को अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत दी है, मैं सह भी लेता हूँ और बर्दाश्त भी करता हूँ, और वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला उन मुश्किलों को दूर कर देता है। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, बेसिकली उस वक्त बेगम कलसूम नवाज साहबा काफ़ी सख्त बीमार थी और वो उनको देखने के लिए आए थे। और आपको पता है कि जब वो लंदन पहुँचे थे, मैं बात कर रहा हूँ बेगम कलसूम नवाज साहबा की, जब वो कोमे में चली गई, तो जब वो जहाज़ लैंड किया हीथ्रो एयरपोर्ट पे, तो वहाँ से ज़ाहिर है उन्होंने घर जाना था, तो उनको इत्तला मिली कि अब बेगम साहबा अचानक उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई और वो हॉस्पिटल है और वो कोमे में चली गई। तो उसके बाद मियाँ साहब, आपको पता है उनका टाइम वहाँ गुजरा। इस दौरान पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा था आपके सामने, जज बशीर मलिक ने सज़ा सुना दी। वो एक केस जो चल रहा था, झूठा केस था, जो अब ख़त्म हो चुका है माशाल्लाह, उसमें मियाँ साहब बरी हो चुके हैं। तो केस के दौरान मियाँ साहब को उन्होंने सज़ा सुना दी 10 साल की कितनी, तो और मरियम साहबा को भी। हालांकि मियाँ साहब के जो वकील थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि भाई मियाँ साहब ने कहा कि एक तारीख और दे दें, मैं पाकिस्तान आऊँगा, कोर्ट के सामने पेश होऊंगा, कोर्ट मुझे बरी करे या सजा दे तो वो मैं अदालत में सुनना चाहता हूँ। सही। लेकिन उस वक्त के लोग ये जो थे, उन्होंने ये एक फ़ैसला कर लिया था कि नवाज शरीफ को मंजर से हटाना है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए थे सब कुछ। तो उन्होंने सज़ा सुना दी। जज साहब ने ये बात नहीं मानी, वो इसलिए सज़ा सुना दी कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान ना आए। लेकिन आपको पता है फिर मियाँ साहब अपनी बेगम कलसूम नवाज साहबा को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के
और अपनी बेटी मरीम नवाज शरीफ का हाथ पकड़ के पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो जेल चले गए। फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जो आपको पता है तो ये RTS बंद हुए, धांधली हुई, जिस तरह भी इमरान को मुसलत कर दिया गया। मियाँ साहब जेल में रहे, लेकिन उन्होंने मुकाबला किया हर मुश्किल का। पंजाब में आपको शायद पता हो कि हमारी हुकूमत बन सकती थी, नहीं बनने दी जी। उन्होंने हर चीज़ बर्दाश्त की, लेकिन अवाम का साथ नहीं छोड़ा और अवाम ने भी मुस्लिम लीग मियाँ नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। फिर वक्त गुजरता गया, मियाँ साहब को कोई ऐसी वो प्लेटलेट्स उनके गिर गए, तकलीफ़ हुई बहुत। ये लोग जो यहाँ के डॉक्टर थे, इन्होंने देखा तो फिर बोर्ड ने कहा जी कि इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, और मियाँ साहब को फिर लंदन भेज दिया गया, क्योंकि जो मियाँ साहब का पहले इलाज हो रहा था। फिर वहाँ जो वक्त गुजरा, और ये मैं आपको बता दूँ कि उस दौरान जब मियाँ साहब इधर जेल में थे तो बेगम कुलसूम नवाज साहिबा फौत हो गई थी। तो फिर उनको यहाँ मियाँ साहब को जेल से वो आए थे, उनका वो जनाजा शायद जब हुआ सब कुछ, मियाँ नवाज शरीफ इस बात पे राज़ी नहीं थे कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की कोई बात मान के उनकी बातें मानूं और मैं जेल से बाहर आऊँ। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आवाम के साथ खड़ा हूँ, वोट को इज्जत दो का बयानिया आपके सामने था, जो भी हुआ। फिर लंदन की बात, मियाँ साहब कभी भी परेशान नहीं हुए, लेकिन एक बात पे वो ज़रूर दुखी होते थे कि उनकी वाइफ जो है बेगम कुलसूम नवाज साहिबा दुनिया से चली गई थी। तो वो ये कहते थे कि मैंने अपनी फैमिली को खो दिया है, लेकिन मैं अवाम इस जो पाकिस्तानी अवाम इनके साथ खड़ा हूँ, और उनकी मुश्किलात देख के मुझे ये दुख ज़रूर होता है कि इनकी मुश्किलात दूर होनी चाहिए। जब भी वो इनके लिए काम करते थे तो बीच में हमेशा इस्टेब्लिशमेंट हाइल होती थी और वो इनको इस चीज़ से रोकती थी। मियाँ साहब हमेशा यही कहते थे कि हम साया मुल्क से भी हमारे तल्लुकात अच्छे हों, कि जितना पैसा हम डिफेंस पे ख़र्च करते हैं वो हम अपनी आवाम पे ख़र्च करें। तो मियाँ साहब का वो बयानिया अभी भी इंशाल्लाह कायम है और उसी पे चल रही है। सही, लेकिन एक महसूस होता है कि मियाँ साहब उस बयानिए की जो हरारत थी, कम से कम उस हरारत से ज़रूर थोड़ा पीछे हट चुके हैं। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिए में एक तरह से तब्दीली मियाँ साहब लेकर आए, ये आप क्या समझते हैं कि उनका दिल का फ़ैसला है या पार्टी रहनुमाओं के सामने उन्हें सर तस्लीम खम करना पड़ा कि इसके बगैर कोई चारा नहीं था और उन्हें समझा दिया गया कि सियासत करनी है तो फिर तर्ज़ सियासत हमारा यही होगा? तो मियाँ साहब का ये दिल का फ़ैसला है? नहीं, आप देखें, आप ये देखें कि जब इमरान नियाज़ी को मुसल्लत किया गया, मुल्क की जो हालत हो गई, अब इस्टेब्लिशमेंट जिसको बड़ा हीरो बना के लाई, उसने क्या किया इस्टेब्लिशमेंट के साथ? तो मैं आपको बताऊं, मियाँ साहब ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ना वो इस यकीन करते हैं। अगर ऐसी बात होती है, आप देखें वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म है और हर दफ़ा यही चीज़ लाई कि उन्होंने कहा मैंने अवाम की, पाकिस्तान की खिदमत करनी है। उनको रोका गया, वो अपने बयानिए पे खड़े रहे, फिर हुकूमत चली गई, लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे। अब भी देखें, वो कहते हैं जब आके पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि मैं इंतकाम की सियासत नहीं करता, लेकिन 2017 का पाकिस्तान एक अच्छा भला मुल्क चल रहा था, उसको जिन लोगों ने इस हालत तक आज पहुँचाया, उन ज़िम्मेदारों को अवाम के कटहरे में लाएंगे। और वो कहते हैं कि अदालतें उनका फ़ैसला करेंगी। अदालतें समझती हैं कि ये लोग मुजरिम नहीं है तो उनको वो बेशक बरी कर दें, अगर वो मुजरिम हैं तो उनको सज़ाएँ दें। मियाँ साहब कहते हैं कि मैंने मुल्क की खिदमत करनी है, अवाम की खिदमत करनी है। मैंने लोगों को हमेशा सुखी देख के मेरा दिल भी मुतमिन होता है और मैं इस अवाम की हमेशा खिदमत करूँगा। अब भी अवाम की उम्मीद सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ है। सही। अच्छा, बट साहब थोड़ा सा पिंडी की सियासत की तरफ आते हैं। एक आम तासर ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि आप असम्बली में आएँ और वो आपको असम्बली में देखना चाहते हैं, और उनकी ख़ास हदायत पर आप रावलपिंडी से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? ये बिल्कुल, मैं 6 महीने पहले जब पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल आपको पता है ऐलान हो चुका था, सिर्फ पंजाब में और महल KPK में भी हुआ था, तो मुझे हुक्म हुआ कि आप पाकिस्तान जाएं, जाके कागजात जमा करें और वहाँ जाके आप इलाके में लोगों से मिलें, वो वोटर है, मुस्लिम लीग की वोटर है, उनको मुतहर्रिक करें। और इलेक्शन के लिए मुझे उन्होंने भेजा, मैं आया, लेकिन मेरी ये खुशकिस्मती है कि कायद मेरे पे एतमाद करते हैं और मुझे उन्होंने पाकिस्तान रावलपिंडी भेजा।
तो इसका मतलब फिर हम ये कह सकते हैं कि आपका नेशनल असम्बली 60 से या 62 से एक टिकट तो फिर आपका हम कह सकते हैं कि कन्फर्म है। देखें, मैं आया हूँ इलेक्शन के लिए, मुझे मियाँ साहब ने भेजा है, मेरे कायदा पाकिस्तान आ गए हैं। इलेक्शन होगा, वो जो मुझे हुक्म करेंगे, जो भी इलेक्शन मुझे कहेंगे, मैं आपको पता है उनका सिपाही हूँ, फिर जो हुक्म करेंगे मैं वो करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे इलेक्शन लड़वा देंगे। मुझे उन्होंने इसीलिए भेजा था कि आप जाके वहाँ रावलपिंडी में जो कुछ आपको पता है, यहाँ थोड़ी सी ये भी काफ़ी बातें थी कि कोई ग्रुप इधर बन गया, कोई इधर बन गया। मुस्लिम लीग गढ़ था पहले रावलपिंडी, मुस्लिम लीग नून का, मियाँ नवाज शरीफ के चाहने वाले थे। 2 इलेक्शन ऐसे गुजरे कि मुस्लिम लीग ने उनको कोई सीट नहीं मिली पिंडी में। तो अब मियाँ साहब की 3-4 साल से नज़र थी कि पिंडी में ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो ग्रुप बंदी ख़त्म करने के लिए सब जितने भी लीडरान थे या जितने भी रावलपिंडी शहर पिंडी डिवीज़न के लोग थे, उनको जो टिकट होल्डर थे या जिनकी ख्वाहिश थी, यही हुक्म उनका था कि उनको कहीं सब एक पेज पे आ जाए, उसके बाद मैं फ़ैसला करूंगा किसने इलेक्शन लड़ना और किसने नहीं लड़ना। तो मैं इस ख्वाहिश पे मियाँ साहब के हुक्म पे आया था कि हम आपस में ये जो ग्रुप बंदी है इसको ख़त्म करें। तो बट साहब, आपके सामने दोनों जो हल्के हैं, दोनों में बड़ी कदावर शख्सियात मुस्लिम लीग नून की मौजूद हैं और आप वहाँ से टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। तो वो जो शख्सियात हैं वो अवाम में बड़े अरसा दराज से काम कर रही हैं। आप अवामी राब्ते के हवाले से एक नए उम्मीदवार हैं, तो आप कैसे समझते हैं कि आप उनसे बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं? देखें, मैं तो अपने कायद का सिपाही हूँ। मुझे इस बात पे खुशी होती है और मेरी पहचान ये है कि मैं मियाँ नवाज शरीफ का एक वफादार सिपाही हूँ। और मुझे उन्होंने हुक्म किया रावलपिंडी में, क्योंकि मेरा आबाई शहर रावलपिंडी में यहीं रहा हूँ, पैदा भी यहीं हुआ हूँ। तो मुझे उन्होंने हुक्म किया कि आज वहाँ जाके आप ये ग्रुप बंदी ख़त्म करें, सब लोगों को कहें आपस में एक पेज पे हो जाएं, क्योंकि इसकी वजह से ये 2008 का इलेक्शन भी हम हार गए, 2013 का भी। और अब ये 2013 और 2018 में पिंडी से कोई सीट नहीं थी। तो इसलिए मेरे कायद का ये फ़ैसला था कि पिंडी को फिर मुतहर्रिक करके वर्कर को इज़्ज़त दी जाए, वर्कर को एक जगह पेज पे लाया जाए। और जितने टिकट होल्डर हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वही इलेक्शन लड़ें। फ़ैसला मेरे कायद ने करना है और उन्होंने यही फ़ैसला किया है कि मैं ख़ुद आके रावलपिंडी शहर में बैठ कर फ़ैसला करूँगा कि कौन इलेक्शन लड़ेगा और कौन नहीं इलेक्शन लड़ेगा। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि कायद ने अब जो फ़ैसला टाइम नज़दीक आ गया है, तो अब मियाँ साहब ने फ़ैसले करने हैं। अगर वो मुझे हुक्म करेंगे मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अगर वो हुक्म करेंगे कि इलेक्शन नहीं लड़ना, किसी और ने लड़ना है, तो मैं उसके साथ चलूँगा। अब कायद का फ़ैसला है, उन्होंने मुझे भेजा है, तो ज़रूर उनके अंदर कोई ऐसी बात होगी जो अब जब वक्त आएगा तो वो सामने आ जाएगी। सही। अच्छा बट साहब, पिंडी की सियासत में बड़े बड़े नाम मौजूद हैं और इन बड़े नामों का दावा है कि हमने शहर के तमाम बड़े मसाइल जो है वो हल कर दिए हैं। आपके ख्याल में ये दावा कहाँ तक दुरुस्त है और पिंडी शहर को आप तामीर और तरक्की के हवाले से कहाँ देखते हैं? और अगर आपको मौका मिलता है, अवामी अदालत से आप कामयाबी हासिल करते हैं, तो आप पिंडी शहर को कैसा देखना चाहते हैं? आप पिंडी के लिए क्या करना चाहते हैं? देखें, जब पहले भी आपको पता है, जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने ये पंजाब मेट्रो बनाई, हॉस्पिटल बनाए, मोटरवे बने। रावलपिंडी में पानी का एक मसला था, दरीना मसला, उसको कुछ तो हल कर दिया गया। और मुझे उम्मीद है कि जब वक्त आएगा, आने वाला वक्त, मुझे यकीन है कि मुस्लिम लीग नून का है, मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ चौथे दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। रावलपिंडी शहर पर अगर उनकी नज़र है तो उसको वो बिल्कुल रोशनियों का शहर बनाएंगे। ये जो एक सड़कों का मसला है, रोड्स तंग है, बाज़ारों में जिस तरह के ये हालात हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता। रावलपिंडी शहर को पता है कि जगह जगह ये बाज़ार के बाहर ये चीज़ें लगी हुई थी, इनको भी ठीक करना है, रोड बनाने हैं, पानी का मसला हल करना है, बिजली का मसला है, कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटियाँ और बनानी चाहिए। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी ये जो मुश्किल है, अवाम तक ये पानी, साफ़ पानी नहीं पहुँच रहा। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह काम होगा और रावलपिंडी शहर आपको एक मुख्तलिफ नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, दोबारा हाज़िर होते हैं। हमारा हाज़िर खिदमत है, हमारे साथ मौजूद हैं आप आज नासिर भट्ट साहब, जो रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और आमदा इलेक्शन में कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। भट्ट साहब, ये फरमाइए कि ये एक हकीकत है कि इस वक्त मुल्क में बड़ी महंगाई है और आम आदमी परेशान है, हत्ता कि ये इतनी महंगाई है कि इसने हर तबका फ़िक्र को परेशान कर दिया है। और आखिरी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की PDM की हुकूमत थी,
तो इस महंगाई का ज़िम्मेदार बड़ी हद तक अवाम PDM हुकूमत को और मुस्लिम लीग नून को भी समझते हैं। तो आप ये बताएं कि आपका बयानिया ये है कि इस महंगाई के ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, PTI गवर्नमेंट है। तो आप अपने इस बयानिए को अवाम को किस तरह कन्वे करेंगे, किस तरह मुतमईन करेंगे कि महंगाई के ज़िम्मेदार PDM हुकूमत नहीं है बल्कि इसकी ज़िम्मेदार PTI हुकूमत है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आप देखें, जब 2017 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया, उस वक्त आप मुझे बताएं पेट्रोल 65 रुपये का था, चीनी 50 रुपये की थी, गरीब का खाना पीना इतना मुश्किल नहीं था, गुजारा होता था। बच्चे, गरीब आदमी अपने बच्चों के साथ रात को आराम से खाना खाता था। आप मुझे बताएं, जब इमरान नियाज़ी को मुसल्लत किया गया, वोट चोरी करके उसको वज़ीर आज़म बनाया गया, उसके 4 साल, आप उसके 4 साल क्यों भूल रहे हैं जिन्होंने आके इस मुल्क की वो हालत कर दी? क्योंकि वो इस काबिल नहीं था कि मुल्क का वज़ीर आज़म बनता। उसकी जो टीम थी वो आपके सामने है, क्या हुआ, कितने वज़ीर ख़जाना चेंज हुए। मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, फिर उसने क्या किया, 6 महीने और ज़ाया कर दिए कि मैंने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाना, अगर जाना था तो पहले ही चला जाता। और फिर आपको पता है महंगाई का ज़िम्मेदार इमरान खान इसलिए है कि 4 साल में जो महंगाई इतने अरूज पर आई, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने लगा। फिर ऐसा वक्त आया, जो लोग इमरान नियाज़ी को लेके आए थे उनको भी अपने कानों को हाथ लगा लिया। फिर एक जमहूरी तरीके से इमरान नियाज़ी को हटाया गया, PDM की हुकूमत आई। अगर वो देखें, मियां नवाज शरीफ इस हुकूमत को बिल्कुल लेने के हक़ में नहीं थे, वो चाहते थे इलेक्शन हो। लेकिन जो हालात थे, अगर मियां नवाज शरीफ साहब अपना बयानिए को भी उन्होंने कायम रखा, लेकिन पाकिस्तान पहले था। अगर ये PDM की हुकूमत ना आती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता, उसको बचाया। 16 महीने इस काम पे डार साहब भी आ गए माशाल्लाह, उन्होंने फिर ऐसे काम किया जिसके समरात आपको मिल रहे हैं। अब पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है और डॉलर भी नीचे आ रहा है। और मुझे यकीन है कि जब एक जमहूरी हुकूमत आएगी, मुस्लिम लीग नून का ये ख्वाहिश भी है, और अब मुझे उम्मीद है आवाम की भी ख्वाहिश है कि हमारी आखिरी उम्मीद नवाज शरीफ है। जब वो इलेक्शन होंगे, अब इलेक्शनों में टाइम थोड़ा रह गया है, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। अगर लोगों ने वोट दे के मियां नवाज शरीफ को भारी अक्सरियत से वज़ीर आज़म बनाया, तो मुझे यकीन है कि मियां नवाज शरीफ फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक तरक्की के रास्ते पे लाएंगे, महंगाई कम होगी, पेट्रोल सस्ता होगा। लेकिन मियां साहब का ये हमेशा ये जांचता है कि अगर कोई जमहूरी हुकूमत 5 साल पूरे कर ले और वो खिदमत करे, वो अपना जो उसके एक कहते हैं ना कि जितने इक़दाम हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाने दिया जाए, तो फिर अगली दफ़ा अगर वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ हैं या कोई भी है, अगर वो काम आवाम के लिए नहीं करेंगे, आवाम उनको वोट नहीं देगी, दूसरी जमात को अगर वोट देंगे वो वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन जो इक़दामात हों उनको कंटिन्यू करना चाहिए, इसी में कामयाबी है। और आप देखेंगे कि महंगाई भी कम होगी, डॉलर भी सस्ता होगा, और मुझे ये यकीन है कि शफाफ इलेक्शन होंगे। बट सब ये फरमाएँ कि जो पिंडी की रवायती सियासत होती थी वो आज हमें नज़र नहीं आती, और पिंडी में भी और पूरे मुल्क में सियासी गहमा गहमी तकरीबन इस वक्त हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही। और ये पहला इलेक्शन है कि जिसमें अवाम की दिलचस्पी अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। एक तो ये फरमाएं कि इसकी वजह क्या है आपके ख़्याल में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी कौम सियासी माहौल से लाताल्लुक़ होती जा रही है और वोट लोग अपने आप को सिर्फ वोट डालने की हद तक महदूद कर लेंगे? क्या आप समझ रहे हैं कि उस तरफ जा रही है पाकिस्तानी कौम, और ये कोई जमहूरियत के लिए और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के लिए अच्छा साइन तो नहीं है, लेकिन लग रहा है कि लोग अपने आप को सियासी मामलात से लाताल्लुक़ कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है आपके ख्याल में? देखिए, आपने ख़ुद अपने सवाल का खुद जवाब दे के जो हालात 2017 के बाद चले, इमरान नियाज़ी को अवाम ने वोट दिया नहीं था कि वज़ीर आज़म बने, लेकिन वोट के बक्से के साथ जो कुछ हुआ, अवाम की ये ख्वाहिश थी कि आज़ादाना इलेक्शन हो, वोट बक्से में जिसके लिए भी पड़े वही निकले। आप मुझे यकीन है ये कन्फ्यूजन आप कहते हैं ठीक है, क्योंकि जो हालात हैं वो नज़र आ रहे थे, लेकिन अब मुझे यकीन है कि अब और 8-10 दिन में इलेक्शन कमीशन जो है जब अपना शेड्यूल अनाउंस कर देगा, तो फिर लोगों को यकीन अब भी है, लेकिन ये तो कन्फ्यूजन उस वक्त ख़त्म हो जाएगा। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि लोग जोक दर जोक इलेक्शन की तरफ जाएंगे, सब पार्टियां शामिल होगी। जमहूरियत का हुस्न इसी में है कि सब पार्टियों को प्लेइंग लेवल फील्ड मिले,
वो इलेक्शन लड़े, जिसको अवाम वोट दे वो कामयाब हो, लेकिन इलेक्शन होंगे और 8 फरवरी को होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और जो आवाम की दिलचस्पी आपको नज़र आएगी। बट साहब आपके हवाले से पिंडी में कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि आप अपना टिकट तो ज़ाहिर है आपका वो हक़ है, जमहूरी हक़ है कि आप पार्टी से टिकट लें, लेकिन आप पूरी पिंडी की जो सियासत है, ख़ास करके जो शहर की सियासत है, उस पर अपना होल्ड कायम करना चाहते हैं। आप सूबाई असम्बली के अपने उम्मीदवार लाना चाहते हैं, वहाँ भी आप लॉबिंग कर रहे हैं। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? और अगर ये दुरुस्त है तो क्या ये उन नज़रियाती लोगों के साथ या उन रहनुमाओं के साथ जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया, उनके साथ ज़्यादती नहीं होगी कि आप बिल्कुल नए चेहरे लेके आएँ? देखें आप देखें, मैं तो ये तो आपकी बात मुझे नहीं समझ आई, आपने कैसे ये सोच लिया। मैं तो आई इसलिए मैंने आपको कहा था कि वर्कर को एक जगह पे लाना है और ग्रुपबंदी ख़त्म करनी है। अगर लोग ग्रुपबंदी हम ख़त्म कर देंगे, नए चेहरे आना या कोई पार्टी की खिदमत करना चाहता है, एक पेज पे मैंने फिर आपको कहा कि एक पेज पे सब लोग इकट्ठे होंगे। कोई 25 साल से साथ है, कोई 30 साल के साथ है। अगर कोई नए जवान आ जाते हैं और वो खिदमत करना चाहते हैं, फ़ैसला कायद ने करना है। लेकिन ग्रुपबंदी मैं तो ख़त्म करने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो लोग नए हैं या पुराने हैं उनमें कोई तफरीक हो जाए, जी आप कल आए ये आ जाएँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब शहर में ग्रुपबंदी ख़त्म होगी। कायद जिसको हुक्म करेंगे, जिसको टिकट देंगे, वो इलेक्शन लड़ेगा। और मैं भी आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर मुझे टिकट नहीं मिलता, मेरे साथी दोस्त किसी और को टिकट मिलता है, तो सबसे पहले मैं उसके घर जाऊँगा, उसका दरवाज़ा नॉक करूँगा कि कायद ने आपको टिकट दिया, हम आपके साथ चलें। वो जीत कायद की है, उस वर्कर की नहीं है। तो ये ग्रुपबंदी वाला सिलसिला तो हम इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। नहीं, जिसको टिकट मिलेगा आप उसके हरावल दस्ते के रुकन होंगे, ना कि आप वापस लंदन चले जाएंगे। नहीं, मैंने अब इधर ही रहना है। मैं तो इधर ही रहा हूँ। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात थे, हालात आपके सामने हैं। इमरान न्याजी ने मेरे खिलाफ रेड वारंट निकाल दिए। जज अरशद मलिक के बाद क्या हुआ? तो मैं तो यहीं की पैदाश ही, यहीं रहना है और अब यहीं हूँ इंशाल्लाह। और मेरा भाई हल्का ढोक रहता है जिधर मैं रहता हूँ, वहाँ का जो PP 16 है वो बनती है 52 है। अब मेरा कायद जो भी हुक्म करेगा, लेकिन सब वर्कर ने एक पेज पे रहना है, सब ने एक कायद के झंडे तले रह के इलेक्शन लड़ना है। और इलेक्शन वही है जिसको कायद टिकट देंगे, हम सब उसकी हमायत करेंगे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। अच्छा बट साहब, पिंडी की जो सियासत है उसमें लाल हवेली का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? कतई नज़र इसके कि आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और लाल हवेली एक और नज़रिए का मकीन है, तो आपका इस हवाले से क्या तजिया है उनके हवाले से? देखें, मैं उसकी क्या वो शेख रशीद एक बेवफा शख्स है। आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब बाहर थे तो इलेक्शन हुआ और उसने कहा कि मैं मियां 2 सीटों से वो इलेक्शन लड़ा पिंडी से, और उसने कहा कि मैं दोनों सीटें जीत के मियां नवाज शरीफ के कदमों में रखूँगा। फिर उसने क्या किया, जब जीत गया तो उसने वही, पिंडी शहर बहादुरों का शहर है, वफादारों का शहर है। अगर एक शख्स ऐसी बेवफाई करे और झूठ और धोखा दे अपने कायद को, तो उसके साथ तो फिर ऐसे ही होना चाहिए उसके। अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब जब इलेक्शन होगा, कोई भी है, मैं भी हूँ या किसी को कायद ने टिकट दिया, तो वोट के ज़रिए हमने शेख रशीद को उठा के, हमारे एक मशहूर जगह है नाला लई, उसमें हमने उसको फेंकना है वोट के ज़रिए। उसको गली महल्ले में अब इंशाल्लाह वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक बेवफा शख्स है और वो कहता है मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ। और आप देख रहे हैं कि गेट नंबर 4 वाले भी उसको अब नहीं पूछ रहे। तो शेख रशीद का मुस्तकबिल जो है वो बड़ा तारीक है। और लाल हवेली पे जो उसने कब्ज़ा किया, हमने उसको भी छुड़ाना है। और असल जगह इसकी है सराफा बाज़ार, उसको वहाँ छोड़ के आएंगे इंशाल्लाह ताला। और आप देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ का कोई सिपाही, जिसको भी मियां नवाज शरीफ टिकट देंगे, वो इसको इतनी भारी एक्सपीरियंस से हराएगा। सराफा बाज़ार से क्या मुराद? कोई दुकान? वो उसका रहाइश थी, वहाँ भी रहता था। अच्छा, शेख रशीद असल में वहाँ रहता था। लाल हवेली तो आके उसने कब्ज़ा किया। अच्छा, लेकिन ये इतने लाल हवेली के हवाले से इतनी हुकूमत कोशिश करती है, मतरूका वक्फ इमलाक कोशिश करती है, तो लाल हवेली की मलकियत तो शेख साहब साबित कर लेते हैं किसी न किसी तरह नहीं, से। वो कभी भी साबित नहीं कर सकते। उन्होंने जिस तरीके से इस पर कब्ज़ा किया वो हमेशा जाके, अब आप देखेंगे ये कुछ हफ्तों की बात है कि लाल हवेली पहले वापस से ले ली गई थी, फिर वो अदालत में जाके, आपको पता है वो उसके शेख रशीद का काम है झूठ बोलना, रोना कि जी मेरे साथ इंसाफ किया जाए। तो अब अदालत में फ़ैसला होगा बहुत जल्द
ये फ़ैसला इंशाल्लाह आपको कोर्ट में, क्योंकि अदालत ने फ़ैसला करना है, लेकिन जो हालात हैं, जो चीज़ें बताई थी कि ये एक हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी, यहाँ आके इसने आके कब्ज़ा किया, पेपर बनाए, वहाँ बैठ गया। अब इंशाल्लाह ताला सबसे पहले इसको लाल वैली से निकालना है, फिर वोट के ज़रिए इसको पिंडी शहर से बाहर फेंकना है। शेख रशीद आपको इबरत का निशान नज़र आएगा अल्लाह के हुक्म से। बट साहब रावलपिंडी शहर बड़ा कंजस्टेड हो गया है, बिलखुसूस जो अंदरूनी शहर है उसकी आप गलियां देखें बड़ी तंग हैं, बाज़ार बड़े तंग हो गए हैं, आपने ख़ुद भी जिक्र किया, और ख़ास करके जो आपका इलाका यूसी है रत्ता, वो भी बड़ा कंजस्टेड होता जा रहा है। तो इस शहर को आप क्या समझते हैं कि किस तरह इसको एक बेहतर शहर या इंटरनेशनल शहर बनाया जा सकता है ताकि लोगों को आसानियाँ पैदा हों शहर के अंदर? देखिए आपकी बात ठीक है, आप खुद देखें कि जिस जगह अब ये नाला नहीं है, आप मुझे बताएं, देखें इसके लेफ़्ट राइट पे इतनी तजावज़ात बन की, जब पानी आता है तो लोगों के लिए, लोगों के घरों में घुस जाता है। अब ये जो इदारे होते हैं, म्यूनसिपल कमेटी है, RDA है, इनका काम होता है कि ये इदारे नज़र रखें, अगर कोई बंदा उस पर कब्ज़ा कर रहा है तो उसको रोकें। अभी कुछ दिनों की बात है, 2-4 दिनों की बात है कि मैंने देखा नाला लेक के लेफ़्ट साइड पर लोग घर बना रहे हैं, तो मैंने RDA वालों से कहा कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा जी अच्छा हमें नहीं पता। हालांकि मेरे ख्याल में उनको पता होता है, वो आंखें बंद कर लेते हैं। तो उन्होंने उनको जाके गिरा दिया। वो लोगों ने कहा जी, मैंने कहा भाई ये है कि आप लोग यहाँ अगर इसका सही ख्याल नहीं करेंगे, इदारे अपना काम नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे ही होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो गलियाँ आपने कहा, ये सड़कें, बाज़ार, इस पे अगर कानून के मुताबिक अमल होगा, हर बंदा कानून के मुताबिक चलेगा और उसकी पासदारी करेगा, तो ये शहर भी ठीक होगा और ये होगा इंशाअल्लाह ताला। और सड़कें भी कुशादा आपको नज़र आएंगी। और कहते हैं ना कि शहर से बाहर ये जो शॉपिंग मॉल है, ये चीज़ें बनाई जाएंगी, हुकूमत ऐसे इकदाम करेगी कि लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और आने जाने में, जैसे आपके कहते हैं एम्बुलेंस के आना जाना मुश्किल हो जाता है, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह इस पे काम होगा, सड़कें कुशादा होंगी और रावलपिंडी एक मिसाली शहर बनेगा। बट साहब मुस्लिम लीग नून की सियासत का अगर हम जिक्र करें तो बड़ी पार्टी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर कुछ दरारें नज़र आ रही हैं, और पार्टी के नवाज शरीफ के पुराने दरीना साथी 3-4 बड़े नाम, शाहिद हक़ान अब्बासी, चौधरी निसार अली ख़ान, सरदार महताब ख़ान अब्बासी, इस वक्त अमलन तौर पर अपने कायद से दूर हो चुके हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी, जेलें काटी, मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया। शाहिद हक़ान अब्बासी ने 13 साजिश केस नहीं बनने दिया। सरदार महताब ख़ान ने मुशर्रफ आमरीत के सामने 32 माह सख्त जेल काटी। चौधरी निसार भी एक वफ़ादार शख्स के तौर पर जाने जाते हैं। तो इन लोगों का मियां नवाज शरीफ से दूर होना पार्टी के लिए कितना आप ट्रेजेडी समझते हैं, और क्या ये चीज़ मुखलिस लोगों के लिए और पार्टी के लिए मुश्किल वक्त में कुर्बानी देने वालों के लिए एक सेटबैक नहीं है? ना किसी ने ना कुर्बानी दी जाए, कुर्बानी का यहाँ कोई सिला नहीं है, यहाँ तो मुफादात की सियासत होती है। तो इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं, और मुस्लिम लीग नून को और अपने कायद को क्या मशवरा देना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए? देखें आपने बात की शाहिद हक़ान अब्बासी साहब, उनको कायद ने वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे बिठाया, ठीक है, ये कायद का फ़ैसला था। तो अब मुझे समझ नहीं आती कि शाहिद हक़ान अब्बासी साहब को क्या मसला है। मेरे कायद ने तो ऐसी कोई बात, आप देखें उनको मरी से वो इलेक्शन हार गए थे मेरा ख्याल है जी हाँ। फिर वहाँ लाहौर से वो इलेक्शन, उनको वहाँ से इलेक्शन जितवा के उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनाया। अगर कुछ चीज़ इख्तलाफ होता है तो वो अंदर बैठ के हो जाता है। जब आप टीवी पे आके कोई बात करते हैं तो कायद हमेशा कायद होता है, उनकी बात आपको माननी चाहिए। अगर आपको, हमारे यहाँ इख्तलाफात राय होता है और मियाँ साहब इसको बड़े खंदा पेशानी से सुनते हैं, उस पर अगर कुछ चीज़ होती है उस पर बाकायदा उस पर अमल कराया जाता है। लेकिन आप अगर टीवी पे बैठ के इस तरह की बात करेंगे तो उसके लिए तो वो फिर फॉर्म नहीं है। वो यही होता है। आप शाहिद हक़ान अब्बासी, मेरी तो ख्वाहिश है कि वापस पार्टी में आ जाएं। अब पता नहीं, उन्होंने कह दिया है कि नहीं मेरी ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने कायद के साथ हूँ। चौधरी निसार अली ख़ान है। अब मुझे बताएं कि जब आप अपने कायद के ख़िलाफ़ टीवी पे आके बात करेंगे तो फिर ये कौन पसंद करा? मैं तो नहीं पसंद करता, मैं वर्कर हूँ कि मैं चाहता हूँ अगर मेरे कायद से कुछ कहना है तो वो एक बंद कमरे में कोई बात करूँ। जो निसार अली ख़ान का वापस आना, मेरे नहीं ख्याल में कि कायद उसको वापस लाएंगे या जो कुछ उन्होंने बातें की हैं। बाकी महताब अब्बासी साहब हैं, उनके
पार्टी के अंदर इख्तलाफात थे, वो अब्बासी दूसरे हैं, वो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, ये इख्तलाफात छोटे मोटे होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आप इस हद तक न जाएँ कि आप कायद के ख़िलाफ़ भी बातें शुरू कर दें। तो जब एक डिसिप्लिन होता है, आप उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर उसके शुकाज नोटिस भी होते हैं। या तो बंदा अपने झगड़ा साहब है वो वापस आ गए, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात की थी जो मैं समझता हूँ कि कायदीन के शान के ख़िलाफ़ थी, तो मैंने वो अपने अल्फाज वापस लिए हैं, मैं उसकी माजरत करता हूँ। आज वो फिर काम कर रहे हैं। तो जो भी कायद के हुक्म की तामील नहीं करेगा, पार्टी में जो डिसिप्लिन कायम नहीं रखते, तो फिर कायद ऐसे फैसले करते हैं कि बाकी लोगों के लिए मशलरा होती है कि हम जो भी हम समझते हैं कि जो मेरे कायद ने कहा है वो ठीक नहीं है, तो हमें चाहिए कि कायद के वो सुनते भी हैं। लेकिन अगर आप टीवी पे और मीडिया पे और शोर डालेंगे तो वो मैं भी नहीं पसंद करता और बाकी वर्कर भी नहीं पसंद करते। तो इसलिए जो इस तरह की बातें हैं, अगर तो वो समझते हैं मेहताब अब्बासी साहब कि मैंने गलत किया, उनको चाहिए वो माफ़ी मांग के वापस आ जाए। जो निसार अली ख़ान का मुझे यकीन है कि मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में जो कुछ उन्होंने बातें की हैं वो नाकाबिले माफ़ी है। अच्छा, बट साहब ये फरमा दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें मानना पड़ेगा कि एक बड़ी सियासी जमात है, बड़ी सियासी क़ुव्वत है, लेकिन उनका इस वक्त इल्ज़ाम ये है कि उन्हें इलेक्शन से दूर रखने की साजिश हो रही है। आप क्या समझते हैं कि ऐसी कोई साजिश हो रही है, होनी चाहिए, और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए, या 9 मई के वाक़यात के तनाज़ुर में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए? आपकी क्या राय है इस? देखिए, आपने पहले सवाल का खुद जवाब है। 9 मई का वाक़या काबिल मज़म्मत है, ऐसे वाक़यात तो होने नहीं चाहिए। और तहरीक इंसाफ जमात जिस तरह आई, जिस तरह वो मुसल्लत हुई, जैसे वो जमात बनी, ये देखें इलेक्शन में सब जमातों को होना चाहिए। तहरीक इंसाफ को भी आना चाहिए, पीपल्स पार्टी को आना चाहिए, मौलाना जितनी भी जमातें हैं उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए आज़ादी के साथ। लेकिन जो 9 मई है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। 9 मई जो शोहदा की उनके कहते हैं कि उनके मुजस्मे बने हुए थे, उन पर हमले हुए, तोड़ फोड़ की, GHQ पे हमला हुआ, तो ये हमारी पाक आर्मी फ़ौज है। वो शोहदा उनकी फैमिली पे क्या गुजरी होगी जो कुछ हुआ। तो 9 मई तो नाकाबिले माफ़ी है, उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए उनको जो इसमें शामिल थे या जिन्होंने ये मंसूबे बनाए थे। बाकी PTI अगर उन्होंने जो जुर्म किया उसके साथ तो अदालतें देंगी, लेकिन एज ए पार्टी वर्कर ये मैं कहता हूँ कि PTI को भी शामिल होना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर वो जीतते हैं, उनको आवाम वोट देती है, तो उनको हुकूमत भी करनी चाहिए, लेकिन जो जुर्म किया उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। आप वैसे तो सियासी रहनुमा हैं, लेकिन आपने एक दफ़ा हमारे वाला काम भी किया, मसलन मीडिया वाला काम भी आपने किया। आपने एक वीडियो बनाई और एक जज साहब की आपने वीडियो बनाई जिसने बड़ी शोहरत हासिल की, और यकीनी तौर पे वो एक एक्सक्लूसिव वीडियो थी जिसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बड़े गहरे असरात मरतब किए। तो ये कैसे आपके जहन में आइडिया आया और आपने इसको मैनेज कैसे कर लिया? कुछ थोड़ा सा बताएं कि वो कैसे सब कर लिया आपने? देखें, वो मैंने मैनेज क्या करना था। अरशद मलिक साहब जब मियाँ साहब को सज़ा दे चुके थे और वो एक सरीना होटल है उसके पास उनको एक फ़्लैट मिला हुआ था, सरकारी था। तो कुछ वकला जो जज अरशद मलिक साहब जब मैं इधर था, मेरा भाई आरिफ भट्ट अल्लाह उनको जन्नत दे, वो इधर थे, दोस्त थे आपस में, तो वो प्रैक्टिस करते थे पिंडी में। तो वो वकला आज भी माशाल्लाह है, वो कोई अगली अच्छी पोस्टों पे चले गए जिनका नाम है वकला है। तो जज अरशद मलिक साहब उनसे के साथ बैठते तो कहते यार कि मैंने जो नवाज शरीफ को सज़ा दी है वो बनती नहीं थी, लेकिन मेरे ऊपर इतना प्रेशर था, ये सब कुछ था, मुझे इतना एक प्रेशराइज़ किया गया कि मुझे मजबूरन सज़ा देनी पड़ी। और अब मेरा दिल जो है वो बड़ा मलामत मुझे करता है कि मैंने क्या किया। तो वो जो मेरे दोस्त के साथ बैठते वो मुझे फिर मिलते, कहते यार वो जज अरशद मलिक तो ऐसी बातें करता है, तो आप उनसे मिलेंगे? मैंने कहा मिला दे। मैं तो उनको जानता था, लेकिन मैं मिला कभी नहीं, इसलिए कि ये सरकार उनके साथ थी। जब मैं जाता होता था अदालत में तो आपको पता है उनके पास इतना प्रोटोकॉल को उनके नज़दीक नहीं जा सकता था और ना कभी कोशिश की। तो मिला, एक दफ़ा मिला, 2 दफ़ा बातें हुई, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भट्ट साहब मुझे आप मियां नवाज शरीफ साहब से मिलाएं, मैं उनको बताऊं कि मैंने ये सज़ा क्यों दी, किन के कहने पे दी। केस में कुछ नहीं था, लेकिन वो मुझे कहते थे कि आपने सज़ा देनी है। तो मैं मियां साहब से मिला
तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं बट साहब मैंने नहीं मिलना। मैं कहा जी वो कहता है कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे रात को डरावने ख्वाब भी आ जाते हैं, मैं उठ के बैठ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसको कहें जी अल्लाह से माफ़ी मांगे, मुझे अब उसने सलाह दे दी, मैंने क्या मिल के करना है। वो फिर भी इसी तरह जिद करे, 3 4 5 दफ़ा हुआ। तो मैंने कहा मुझे बताएं, मैं बताऊं मियाँ साहब को। वो कहे नहीं मैंने बताना है, आप नहीं बता सकते, जो आप बताएंगे वो पता नहीं क्या होगा तो किस तरह, तो अगर आप कोशिश करें मैं मियाँ साहब से मिल के बता दूँ। तो फिर मियाँ साहब ने मुझे इजाज़त दे दी, हम रायबंद चले गए। तो उसने जो कुछ बताया वो फिर अजीब था। तो वो जज ऐसे मैंने कहा यार कि मैंने मियाँ साहब को इतना कुछ बताया, उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, यार मैंने उनको सलाह दे दी झूठी ये वो। तो वापसी पे उसने मुझे कहा कि मैं आपको कुछ लिखवाना चाहता हूँ ऐसे पॉइंट कि जब मियाँ साहब हाई कोर्ट में अपील करेंगे तो ये इनको फ़ायदेमंद होंगे, तो इंशाल्लाह जल्दी बरी हो जाए। तो उन्होंने मुझे टाइम दे दिया। तो मैं जब गया तो मैंने अपने मेरी कंपनी में जो असिस्टेंट था मेरा, उसको मैंने कहा कि यार तुम मेरे साथ चलो। और मेरे जहन में था कि मैं कैमरा वीडियो ऑन करूँगा तो जो कुछ मलिक साहब कहेंगे, मैंने अपनी ऑडियो टेलीफोन भी ऑन कर लिया था, ऑडियो भी चल रही थी और वीडियो भी उस लड़के। तो अगर कोई चीज़ भूल गए तो दोबारा रिवर्स करेंगे, देख लेंगे। वो उन्होंने इतना कुछ बताया कि फिर वो आपके सामने है। लेकिन ये अल्लाह की मदद थी कि मियाँ नवाज शरीफ की बेगुनाही उस दिन साबित होगी। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरीम नवाज शरीफ साहबा ने, शहबाज साहब ने, उस दिन हम जैसे वर्करों को हमारे ऊपर हमें इतना सुकून और मिला और हमने आंखें बड़ी ऊपर उठा के बात की कि यार हमारे कायद के साथ तो ये हुआ है। उस दिन मियाँ नवाज शरीफ बेगुनाह हो चुके थे पाकिस्तानी कौम के सामने। बस ये था कि अल्लाह ताला ने करम किया, वो जज साहब बोल पड़े और अवाम ने ये देखा और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे कायद के साथ ज़्यादती हुई। फिर जो जो कुछ हुआ मियाँ साहब ने मुश्किलें बर्दाश्त की, आप जब वापस आए उनका इस्तकबाल ये बताता है, मुझे यकीन है कि आइंदा के वज़ीर-ए-आज़म इंशाअल्लाह नवाज शरीफ हों। जी जी, शुक्रिया।